हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे और आज हम देखने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी और इसके जियोपॉलिटिक्स के बारे में। बेसिकली हमारा मेन फोकस आज की इस क्लास में होगा कि हम जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में उसकी सारी ज्योग्राफी, उसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट और साथ में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के स्टेटमेंट रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर ये देखने वाले हैं। आज की इस क्लास में मैं ये प्रयास करूंगा कि इस क्लास को अगर कोई स्टूडेंट पूरा देख ले तो उसे जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी से रिलेटेड और उसके जियोपॉलिटिकल डायमेंशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। मेक श्योर हम इस वीडियो में बिल्कुल भी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस जो होगा वो इस बात पर होगा कि क्या कारण है कि जम्मू एंड कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन हुआ, क्या उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, क्या उसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है। हम इसमें बहुत सारी थ्योरीज को भी कंपाइल करने का प्रयास करेंगे, जैसे मैकेंडर्स थ्योरी, जैसे एक पर्सन है जियोपॉलिटिकल थिंकर, आपने शायद इनका नाम सुन रखा होगा NCERT में भी, राजीव अहीर के बारे में भी और साथ में कुछ अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी। तो हम इसे स्टार्ट करें और हम इस वीडियो में आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें उसके पहले लेट मी टेल यू कि इस सीरीज का क्या एम है। वैसा मैं हर एक वीडियो में क्लियर करता हूं बच्चों। हम इस सीरीज के माध्यम से हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं इसके कंटेंट को और भी ज्यादा एनरिच करने का, और हमारा स्पेसिफिकली ये प्रयास है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का जो स्कोर है, जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं मेंस में, इसे इंक्रीज करा जाए एक सिग्निफिकेंट नंबर से। जो गैप क्रिएट हुआ है हिंदी और इंग्लिश माध्यम के कंटेंट में, नो डाउट आज के समय बहुत सारा कंटेंट हिंदी में अवेलेबल है, पर इस कंटेंट में मैंने जो नोटिस करा है, जो ऑब्जर्व करा है, इसमें बहुत सारे डायनेमिक एस्पेक्ट प्रेजेंट नहीं है। फाइन, और इन एस्पेक्ट को फुलफिल करना इस सीरीज का मेन एम है। आप इस टॉपिक को बहुत सारे प्लेसेस में, और मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर का ये टॉपिक जो है आपकी ना केवल ज्योग्राफी, ना केवल जियोपॉलिटिक्स और ना केवल जनरल अवेयरनेस के पार्ट को कवर करेगा, ये बहुत सारी चीजों को ओवरलैप करने वाला टॉपिक है। आप इसे बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, इंडिया का गवर्नेंस और इवन आप इसे जियोपॉलिटिक्स और IR में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ सबसे पहला स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूंगा कि एक राइटर है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, आई एम नॉट दैट मच ग्रेट और गुड इन हिस्ट्री, बट शायद ये फिरदौसी की लाइन थी, गिर फिरदौस बुर्रे जमी अस्ते हमी अस्ते हमी अस्ते हमी अस्ते। ये लाइन बेसिकली इन्होंने लिखी थी, ये लाइन बेसिकली इन्होंने कोट करी थी दिल्ली के लिए। फाइन, और ये लाइन को जो है वो एक मुगल बादशाह ने, शाहजहां ने इसे कोट करा था फॉर जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिए, अगर मैं आपसे क्लियरली ये बात कहूं तो जम्मू एंड कश्मीर, जैसा आप पीछे देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ये कोट करा था जम्मू एंड कश्मीर के किंग से, प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, और उसके जो किंग थे उनका नाम था हरि सिंह, और इन्होंने इसे कोट करा था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का या एशिया का स्विट्जरलैंड है। और यथार्थता यह है, रियलिटी यह है बच्चों, कि जम्मू एंड कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। हम इस वीडियो में यह भी डिस्कस करेंगे कि कश्मीरियत का कंसेप्ट कहां से आया था। क्लियर? जिसे आज जो है कुछ आतंकवादी टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी कोट करते हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये जो स्टेटमेंट शाहजहां ने कोट करा था, ये उसकी ब्यूटी के लिए था। आप पीछे इमेज में देख पाएंगे कि बहुत रेयर प्लेस होते हैं अर्थ में जहां आप पाएंगे कि ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है और नीचे आपको ग्रीन ग्रासलैंड एरिया और ग्रीन वेजिटेशन मिलेगी। फाइन, ये काफी ज्यादा मनोहक दृश्य होता है जहां पर व्हाइट कलर की चादर के ऊपर, स्नो बेड के ऊपर आपको ग्रीन ब्यूटीफुल फ्रेश वेजिटेशन देखने को मिले। इसके साथ मैं कोट करना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट है, वैसे काफी डिस्प्यूटेड है, और डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाह रहा हूं, बस एक स्टेटमेंट है। मैं अगर आपसे कहूं तो जम्मू एंड कश्मीर का एक भाग है। फाइन, अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है और लद्दाख का। क्लियर? इस पार्ट में अगर मैं आपसे कहूं, ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है अक्साई चिन, और अक्साई चिन के लिए जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट था, और ये यथार्थ बात भी है और इसे हमें डाइजेस्ट कर लेना चाहिए कि स्टेटमेंट राइट था। फाइन, और अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख वाले पार्ट के लिए जो विजन था नेहरू का, वो काफी कुछ राइट होता हुआ भी दिख रहा है। फाइन, आप पाएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख वाले पार्ट के लिए
एक और खासकर ये स्टेटमेंट फोकस था बेसिकली फॉर तिब्बत। फाइन, तिब्बत वाले पार्ट के लिए स्टेटमेंट था दैट जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि क्यों नहीं हम तिब्बत वाला पार्ट जो है वो पहले, एक्चुअली में आपको थोड़ा प्री बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो तिब्बत वाला पार्ट है इसमें इंडिया के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे। फाइन, मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट भले ही डायरेक्टली नहीं था तिब्बत, बट तिब्बत को एज अ सेपरेट नेशन, एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज कराने में ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और याद रखिए बच्चों कि ब्रिटिशर्स ने आफ्टर इंडिपेंडेंस तिब्बत को एसोसिएटेड एरिया इंडिया का जरूर ना बनाया हो, परंतु ये एरिया के अंदर भारत के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे और इन राइट्स को इंडिया ने सरेंडर करा था। फाइन, और हमने एरिया रिकॉग्नाइज करा था कि चाइना का है, और इस एरिया के लिए नेहरू का स्टेटमेंट था जिसे बाद में न्यूज मीडिया ने और खासकर जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने अटैच कर दिया विद अक्साई चिन ऑल्सो। बट ये स्टेटमेंट जो नेहरू का मैं अभी कोट करने वाला हूं, ये स्टेटमेंट बेसिकली तिब्बत के लिए था कि क्यों ना, why don't India used to provide Tibet to China and occupy and gain the permanent friendship of China? फाइन, क्यों नहीं हम ये क्षेत्र जो है वो चाइना को दे दें और चाइना से ऑल वेदर फ्रेंडशिप बाय कर लें। फाइन, हम एक परमानेंट मित्र बन जाएं, एक अच्छे मित्र बन जाएं किसके, चाइना के। ये एम था नेहरू का। क्लियर। अब इस स्टेटमेंट को बाद में कोट करना स्टार्ट कर दिया किसके बारे में, तिब्बत के एक पार्ट। अब देखिए इसको ये कहना है चाइना का कि अक्साई चिन तिब्बत का पार्ट है। फाइन, अब क्या है ये इशू, तो बाद में इसे कोट करना स्टार्ट करा कि नेहरू का इंडिकेशन था कि हम अक्साई चिन भी चाइना को दे दें, परंतु ऐसा नहीं था। अब याद रखें कि अक्साई चिन वाला पार्ट एक जियोपॉलिटिकल चोक एरिया है। फाइन, अगर मैं आपसे कहूं कि जम्मू एंड कश्मीर का ये पोर्शन चाइना के लिए गोल्डन हार्ट है, मतलब अगर मैं आपसे सच सच कहूं, और डोंट टेक मी रॉन्ग, बट रियलिटी ये है कि चाइना जल्दी इस एरिया को खाली करने के फेर में नहीं होगा। चाइना डेफिनेटली विल टेक वॉर इवन विथ इंडिया, बट वो ट्राई करेगा कि उसे ये एरिया ना छोड़ना पड़े। क्या कारण है, तो याद रखिए चाइना का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और अगर मैं आपसे कहूं इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। फाइन, और इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR। फाइन, और कभी कभार इसे सिल्क रूट री एनर्जाइजेशन भी बोलते हैं। फाइन, इस रूट में चाइना जो है वो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड इवन कैनाल सिस्टम, पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करके शांघाई से अप टू यूरोप, और यूरोप के बाद भी जो सी रूट होगा वो कंटिन्यूएशन में जाएगा, और इस प्रकार से सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक की एंट्री, ये चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। क्लियर। और इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना इस बात पर डिपेंड करता है कि चाइना का इस क्षेत्र में, जस्ट अ सेकेंड समझिएगा, कि चाइना का तिब्बत वाले पार्ट में, और चाइना का एक प्रोविंस है, मैं आपको इस मैप में शो करता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला जो पार्ट है इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, दिस इज इंडिया, और याद रखें ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है तिब्बत। फाइन, ये है तिब्बत अर्थात तिब्बत का पठार। क्लियर। और यहां जो प्रोविंस है चाइना का, इसे कहा जाता है ज़ेनजियांग प्रोविंस। फाइन, और याद रखिए कि चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन भी है। चाइना की इकोनॉमी अगर रन हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण एकमात्र यह है कि चाइना के अंदर ओपन मार्केट पॉलिसी नहीं है। चाइना जो है वो अपने मार्केट को प्रॉपरली कंट्रोल करता है। अब इस कंडीशन में अगर चाइना चाहता है कि इसका $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट जो है अब फेल ना हो, क्योंकि इस चाइना के प्रोजेक्ट का फेल होना चाइनीज एम्पायर को डिमोलिश कर देगा। रिपब्लिक ऑफ चाइना समाप्त होगा अगर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव समाप्त होगा। और याद रखिए कि यह इनिशिएटिव के लिए चाइना ने अपने ही सेंट्रल बैंक से लोन ले रखा है। अब इतने ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना चाइना के लिए जरूरी है, और यह प्रोजेक्ट बेसिकली पास होता है तिब्बत वाले पार्ट से भी और ज़ेनजियांग प्रोविंस से भी। अब इन दोनों के साथ समस्या क्या है, तो याद रखिए दिस इज अ बिग जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड कि तिब्बत वाले पार्ट में एंटी चाइना प्रोटेस्ट है, जो बुद्धिस्ट मोनेस्टीज हैं, यानी कि जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं, जो बुद्धिज्म के मठ हैं, श्राइन्स हैं, मोनेस्टीज हैं, ये चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। और याद रखिए कि इस चाइना के एंटी चाइना प्रोटेस्ट का जो लीडर माना जाता है, इन्हें कहा जाता है दलाई लामा।
और दलाई लामा को इंडिया ने शेल्टर दे रखी है। क्लियर। अब तिब्बत के अंदर भी एंटी चाइना प्रोटेस्ट है, और याद रखिए जो जेंजियांग प्रोविंस है चाइना का, इस जेंजियांग प्रोविंस में भी एंटी चाइना इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं बाय द नेम ऑफ यूगर मुस्लिम डिस्प्यूट। यहां पे यूगर मुस्लिम नाम की एक कम्युनिटी है जिसको डिटेंशन कैंप में रख के री एजुकेट करता है चाइना, और ये कोई री एजुकेशन नहीं है, दिस इज नथिंग बट मास एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन चाइना। क्लियर। अब इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जेंजियांग प्रोविंस में, इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट है चाइना में। तो जेंजियांग प्रोविंस में भी कुछ एंटी चाइना इनिशिएटिव्स हैं और कुछ तिब्बत में भी एंटी चाइना इनिशिएटिव्स हैं, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो ट्रूप्स हैं अर्थात जो सैनिक हैं इनका स्विफ्ट मोबिलाइजेशन हो, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से जो सिपाही हैं जो ट्रूप्स हैं उनको ले जाया जा सके, इनका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बेटर हो। अब याद रखिए चाइना के सक्सेसफुल होने के लिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का सक्सेसफुल होना जरूरी है, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के सक्सेसफुल होने के लिए तिब्बत और जेंजियांग पे कंट्रोल जरूरी है। और याद रखिए कि तिब्बत और जेंजियांग में कंट्रोल के लिए एसेंशियल है यहां पर जो ट्रूप्स हैं जो सैनिक हैं इनका मोबिलाइजेशन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, यह ठीक से हो, कम्युनिकेशन बेटर हो। और याद रखिए कि इन दोनों क्षेत्रों को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला पार्ट है कौन सा? अक्साई चिन। क्लियर। और ये जो अक्साई चिन वाला पार्ट है इस पार्ट को चाइना ने ऑक्यूपाई करा था। और याद रखें हमारे यहां जो गवर्नमेंट्स आती हैं ये 5 साल के विजन के साथ कार्य करती हैं। चाइना में जो गवर्नमेंट आती हैं ये परफेक्टली नोज कि चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, और चाइना के अंदर अगर कुछ अच्छा या कोई खराब इवेंट होता है तो उसके लिए इन ऑल टोटल जिम्मेदार कौन होगा? यही कम्युनिस्ट पार्टी। अब याद रखिए ये कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत लंबे टाइम से ये प्रोजेक्ट रन करने का एम्बिशंस पाल रखा था कि एक समय हम री एनर्जाइज करेंगे सिल्क रूट को। और याद रखिए इसी को मद्देनजर रखते हुए ये अक्साई चिन वाला पार्ट चाइना ने कभी नहीं छोड़ा। इवन मैं आपसे कहूं तो माओ जेडोंग जो फाउंडर थे चाइना के, रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर थे माओ जेडोंग, और याद रखिए इनके फॉलोअर्स को आज इंडिया में माओवादी कहा जाता है, जिन्हें हम आज के समय कोट करते हैं नक्सलबाड़ी मूवमेंट या फिर नक्सलाइट्स के नाम से। क्लियर। तो आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है अक्साई चिन वाला, इस क्षेत्र पे कंट्रोल चाइना के लिए जरूरी है, और इसीलिए चाइना ने इसे ऑक्यूपाई करा, जिससे इस एरिया में रोडवेज और रेलवेज बनाकर चाइना अपने ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन कर पाए इन दोनों क्षेत्रों में। और जब इन दोनों क्षेत्रों में ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन होगा तो यहां पर होगा बेटर कंट्रोल ऑफ चाइना। चाइना का बेटर कंट्रोल होने से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। और यही कारण है कि चाइना इंडिया के इतने एफर्ट्स के बाद भी इस क्षेत्र को खाली करने के लिए राजी नहीं होता। क्लियर हुआ। अब देखिए ये एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट हुआ लद्दाख वाले पार्ट के लिए, ऐसे ही पीओके वाले पार्ट के लिए भी है। अब मैं एक एक करके एक एक एस्पेक्ट निकालना स्टार्ट करता हूं। जैसा मैंने एक सीरीज में, इसी सीरीज के एक प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, एक थ्योरी है जिसे कहा जाता है हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी। अब ये हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी क्या है? तो मैकेंडर नाम के एक जियोपॉलिटिशियन थे। फाइन। अब याद रखिए ये मैकेंडर को हर जगह कोट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए और साथ में आपके डेटा को एनरिच करने के लिए जितना आपको इनके बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में बता रहा हूं आप उतना जाने। फाइन। तो एक मैकेंडर नाम के जियोपॉलिटिकल थिंकर थे, और इनका एक स्टेटमेंट था, वन हु यूज्ड टू रूल हार्टलैंड विल रूल द वर्ल्ड। यानी कि इन्होंने दुनिया के हर एक छोटे क्षेत्र को, मान लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप है तो इसके कुछ क्षेत्रों को उन्होंने हार्टलैंड कहा था, यानी कि हृदय प्रदेश। अब ये क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इसका इन्होंने कोट करा कि ये वाला पार्ट जो है वो हार्टलैंड है। फाइन। तो जो भी गवर्नमेंट या जो भी पावर इस क्षेत्र को रूल कर लेगी वो पावर जो है इस पूरे एरिया को रूल करने में कैपेबल होगी। फाइन। तो ये क्षेत्र कहलाएगा हार्टलैंड और ये कहलाएगा रिमलैंड। और याद रखिए इसी थ्योरी को बेस बनाकर बहुत सारे लोगों ने कोट करा कि जम्मू एंड कश्मीर भारत के लिए एक हार्टलैंड एरिया है। क्लियर। तो हमारे लिए एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यों चाइना इस क्षेत्र के लिए इतना ज्यादा एम्बिशियस है, क्या इसका एकमात्र कारण OBOR है? तो याद रखिए ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी चाइना इस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है या चाइना इस एरिया को कंटिन्यूएशन में रखना चाहता है। इसका एक बड़ा कारण है कि चाइना इज अ मसल मैन एंड मेक श्योर
चाइना बेसिकली वॉर लड़ने के पक्ष में नहीं होता, परंतु वॉर लड़ने के लिए कैपेबिलिटी हमेशा इंश्योर करता है। और इसी कारण से आप पाएंगे कि चाइना की कम्युनिस्ट टेंडेंसी है, इसमें एक बड़ा डायमेंशन ये है कि तिब्बत हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो, J&K हो, फाइन, या फिर मैं आपसे कहूं कि इसके आसपास का पामीर वाला एरिया, फाइन, अभी मैं पामीर के बारे में भी बताऊंगा। ये सारे जो प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस में कॉमनैलिटी है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और साथ में ऊपर वाले पार्ट के लिए जो मुख्य नदियां हैं, मेन जल का जो रिसोर्स है, वाटर का रिसोर्स है, वो इसी क्षेत्र से आता है। और चाइना इस क्षेत्र को कंट्रोल करके पूरे उपमहाद्वीप में कंट्रोल करने का प्रयास करता है। आई थिंक आप सभी ने सुना होगा ब्रह्मपुत्र पे कंट्रोल करने का प्रयास है चाइना का। वैसे अगर मैं आपसे यथार्थता से कहूं, एक प्रैक्टिकलिटी में बात करें तो यह असंभव है चाइना के लिए, बिकॉज ये हवा है, ये एक थॉट बस है कि चाइना जो है ब्रह्मपुत्र को डाइवर्ट कर रहा है। रियलिटी ये है कि ब्रह्मपुत्र का जो मैक्सिमम वाटर है ब्रह्मपुत्र के अंदर आता ही तब है जब वो भारत के अंदर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में आती है। क्लियर? परंतु अगर हम इसे जम्मू एंड कश्मीर पर कॉन्सेंट्रेटेड होकर देखें तो चाइना के एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं। किस क्षेत्र के लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लद्दाख वाले पार्ट के लिए। और इसीलिए ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इस क्षेत्र के बारे में देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और इसकी थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में। क्लियर? तो अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इसमें कोई पीडीएफ यूज कर रहा हूं एंड आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, यू कैन इजीली डाउनलोड दैट पार्ट। ओके, चलिए तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है लद्दाख वाला भाग। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं आपसे कहूं ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख वाला भाग है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र होगा। इसी के साथ ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग कहते हैं और इस प्रकार से नीचे आ जाता है। ये एक क्षेत्र है जिसे आप कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कंबाइंड मैप। और अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो ये जो लाइन आपको दिख रही है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को कहा जाता है LOC। क्लियर? तो ये जो क्षेत्र है, ये जो लाइन है, इसे कहा जाता है LOC और इस LOC के बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। दिस इज LOC। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्षेत्र के पश्चात ये वाला जो भाग है, इस क्षेत्र को कहा जाता है LAC। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है LAC और ये LAC होता हुआ इस प्रकार से जाता है। क्लियर? ये LOC की लाइन है, ये LAC की लाइन है। अब यहां पर LAC, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों क्षेत्रों का निर्माण कैसे हुआ, इन दोनों लाइंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, तो यहां पर जानने योग्य बात यह है कि इस क्षेत्र में भारत को राइट्स अर्थात अधिकार मिले कैसे थे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं मैपिंग स्टार्ट करता हूं, पूरा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे एक एक करके। पहले आप इधर से देखना स्टार्ट करें। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसे जूम कर लें। चलिए अब देखें ध्यान से, सबसे पहली चीज, भारत को जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी अर्थात कब जम्मू एंड कश्मीर भारत का भाग बना, तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना बच्चों 1948 में। क्लियर? अब ये 1948 में कैसे बना, तो हम इसकी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम इसकी हिस्ट्री वाले पार्ट में नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझिए कि 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग थे हरि सिंह, इन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक रेफरेंडम प्लेबिसाइट को अवॉइड करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर को भारत का पार्ट बनाया और इसका एक स्पेशल स्टेटस रखा। अब क्या था वो स्पेशल स्टेटस, अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। क्लियर? अब 1948 में जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट बना, वैसे ही पाकिस्तान, इस राष्ट्र ने भारत के जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक करा और इसी अटैक ने ट्रिगर करा वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में
इसी समय जब पाकिस्तान ने अटैक करा जम्मू एंड कश्मीर पे, और अटैक का बेसिस क्या था, तो पाकिस्तान का ये प्रोक्लेमेशन था, ये कहना था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है यहां पे पाकिस्तान के एक्चुअल राइट्स हैं, इंडिया के नहीं है। अब इस आधार पर जो है वो वॉर ट्रिगर हुई, और ये वॉर बहुत लंबे समय तक चलने वाली थी। अब इसे समझिएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्लियरली मेंशन था कि जम्मू एंड कश्मीर किसका पार्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पार्ट होगा इंडिया का। परंतु इस समय भारत के लिए यह आवश्यकता थी, और यह नेहरूवियन पॉलिसी का एक क्रिटिसिज्म भी है कि भारत जिस समय युद्ध लड़ रहा था उस समय भारत को यह करना चाहिए था कि विन विन कंडीशन थी, अर्थात हम पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीत रहे थे। इस वॉर को विन विन कंडीशन के साथ जीतते हुए हमें पूरा भाग जो है वो पाकिस्तान से खाली करा लेना था। परंतु हुआ ये कि इस वॉर के टाइम पे इंडिया जो है विन कंडीशन पे, अर्थात हम ये पा रहे थे कि हम इस एरिया को पूरा अपने कंट्रोल में करने वाले हैं। परंतु इस विन कंडीशन पे भी इंडिया वेंट फॉर यूएन, हम यूएन चले गए। अब ये यूएन क्यों गए, तो ध्यान से समझिए। जो सुपरफिशियल स्टूडेंट होते हैं ना, जिन्होंने मात्र थोड़ा स्टडी कर रखा होता है पॉलिटिक्स के बारे में या जियो पॉलिटिक्स के बारे में, वो बहुत ही इजीली इस मैनर में कि नेहरू की गलत पॉलिसी के कारण जम्मू एंड कश्मीर हाथ से निकल गया, या एक पार्ट जो है उसका हाथ से निकल गया, ये कोट करते हैं। बट यथार्थता ये है कि नेहरूवियन पॉलिसी ने जरूर फॉलो करा था यूएन में जाना, अर्थात यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर जाना, ये नेहरू का ही डिसीजन था। परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि आप रीड करें अबाउट द इशू, आप पाएंगे कि इस समय नेहरू के ऊपर भी काफी प्रेशर था, इंडिया के ऊपर भी काफी प्रेशर था, एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। और यहां पर एक बात और जानने योग्य है कि आप नेहरू और नरेंद्र मोदी इनको कंपेयर नहीं कर सकते। नो डाउट ये दोनों ही इंडिया के पीएम थे और हैं भी, परंतु यथार्थता यह है कि हु इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी विश्व की सबसे बड़ी 5 इकोनॉमीज में से एक इंडिया के पीएम है, और उस समय जो इंडिया था जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, हम एक अफ्रीकन नेशन से ज्यादा पावरफुल नहीं थे। उस समय हमारे पास एक वीक आर्मी और एक बहुत अच्छा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बहुत अच्छा बॉर्डर रोड मैनेजमेंट नहीं था। हमारे पास उतने अच्छे वेपन नहीं थे। इंडिया के लिए उस समय वॉर लड़ना एक बहुत ही घाटे का सौदा था। और याद रखिए कि यूएन जाना यह इसका इंडिकेशन नहीं था कि इंडिया वॉर नहीं लड़ना चाह रहा था, यह इंडिकेशन था कि इंडिया पीसफुली इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाह रहा था। और यह भी याद रखें बच्चों कि यूएन जाने के पश्चात भारत की एक्सपेक्टेशन थी, और यहां मैं कोट करना चाहूंगा लॉर्ड माउंटबेटन को। फाइन। अब जो माउंटबेटन है, इनके लिए स्टेटमेंट था, माउंटबेटन ने जो है बहुत स्थान पर कश्मीर के अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसमें इंडिया को फेवर भी करा था। जहां पे कोई क्षेत्र जो है वो इंडिया से हटकर, अलग होकर पाकिस्तान का पार्ट बनने वाला था, उसको बाय द गुड रिलेशन विथ नेहरू काफी सारे क्षेत्र हमें भी मिले थे। परंतु इसका एक अपवाद भी है, बहुत सारे अपवाद हैं जहां हमें मिलने वाले क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को दिए गए थे, बट इज नॉट आवर कप ऑफ टी येट। हम अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। परंतु अगर मैं आपसे कहूं तो यूएन जाने के पीछे नेहरू का माउंटबेटन के साथ भी एक वार्ता, एक डिस्कशन था, जहां पे माउंटबेटन का यह कहना था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक परमानेंट मेंबर है, कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया टू गेन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कश्मीर। तो हमें एक विश्वास यह भी था कि ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं, जब ये डिस्प्यूट यूएन में जाएगा तो उस समय इंडिया का फेवर करेंगे। क्लियर? अब ये बात याद रखें कि यहां पर ब्रिटिशर्स का फेवर करना ये हमारी उम्मीद थी, ये उम्मीद सक्सेसफुल नहीं हुई थी। अब इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हम इसे अंग्रेज माने या नेहरू, ये हमारे विवेक पर, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि नेहरूवियन पॉलिसी के लिए आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, इसे स्पेक्टिज्म कहते हैं। स्पेक्टिज्म का मतलब होता है कि नेहरू जिस पॉलिसी के बारे में बात करना चाह रहे थे या फिर नेहरू जिस पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा विश्वास था, एक अंडरस्टैंडिंग थी दैट ब्रिटिशर्स या अंग्रेज भारत की जरूर सहायता करेंगे। नेहरू का यह मानना ब्रिटिशर्स के लिए यह रॉन्ग नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस में यह डेफिनेटली हुआ भी था, परंतु वो नहीं हुआ कश्मीर डिस्प्यूट पे। क्लियर? तो इंडिया जो है 1948 की वॉर के बाद यूएन चला गया, और यूएन जाने के पश्चात इंडिया की जो उम्मीद थी
कि यूएन इंडिया का सपोर्ट करेगा या फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंडिया को दिया जाएगा। बजाय इसके यूनाइटेड नेशन का 1955 में, और वो भी 6 साल बाद, 1955 के आसपास यूएन का ये डिसीजन आया कि यहां पर सीज फायर होगा। अर्थात अब ध्यान से देखें, पाकिस्तान के जो फोर्सेस थे पार करते हुए काफी अंदर तक आ चुके थे, इनको खाली कराते हुए इंडिया आगे जा रहा था, और जाने के इस दौर में जहां पर सोल्जर्स खड़े थे ये वहां पर रुके जब इंडिया यूएन गया। और इंडिया यूएन 1949 के आसपास जो है जा चुका था, और 1955 में ये आखिरी बार डिसीजन आया, जो लास्ट में फाइनल डिसीजन आप कह सकते हैं। वैसे तो ये काफी पहले आ चुका था, बट फाइनल जिस फॉर्म को हम आज देखते हैं वो 1955 के आसपास आया, जहां पर यह कहा गया कि दोनों राष्ट्र अर्थात इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों ही राष्ट्र जिस स्थान पर खड़े हैं, अर्थात वॉर लड़ते टाइम जहां तक हम आगे गए हैं उस तक के क्षेत्र को इंडिया अपने कंट्रोल में रखे, उसके बाद के क्षेत्र को पाकिस्तान फिलहाल अपने कंट्रोल पे रखे, और दोनों ही राष्ट्र वॉर लड़ना बंद कर दें, युद्ध लड़ना बंद कर दें। और इस लाइन को जहां पर ये खड़े हैं, इस लाइन को कोट करा गया कि ये लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब याद रखिए यहां पे यूएन का ये डिसीजन था, और बहुत ध्यान से समझिएगा, अब मैं पूरी हिस्ट्री इसकी बताने वाला हूं, इसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल पार्ट से एक ऐसा टेरिटरी बन गया जो आज के समय डिस्प्यूटेड है, इसके बारे में देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जिस समय एलओसी स्टैब्लिश हुई, यूनाइटेड नेशन का ये डिसीजन था, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये डिसीजन था कि राष्ट्र अब क्या करेंगे, जिस स्थान पर वो हैं वहां फायरिंग बंद करेंगे, जिसे सीज फायर कहा जाएगा। और फायरिंग बंद करने के पश्चात होगा ये कि सबसे पहले टेल मी, पाकिस्तान के फोर्सेस अंदर आए थे, पाकिस्तान के ट्रूप्स अंदर आए थे, लश्कर पहले पाकिस्तान के अंदर आए थे या इंडियन लश्कर गए थे? आंसर इज पाकिस्तान। तो यूएन का भी यह डिसीजन था कि सबसे पहले जो पाकिस्तान है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी एलओसी से हटाएगा। इसके पश्चात जब पाकिस्तान हटा लेगा तब इंडिया हटाएगा, और इंडिया और पाकिस्तान के हटाने के पश्चात यहां पर रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, या मैं हिंदी में कहूं तो जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह का मतलब है यहां के निवासियों से पूछा जाएगा, डोमिसाइल से पूछा जाएगा कि ये किस राष्ट्र का भाग बनना चाहते हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा, इस रेफरेंडम, प्लेबिसाइड या जनमत संग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि वहां के निवासियों के द्वारा यह निर्णय लिया जाए कि ये किस राष्ट्र के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब इस चीज को समझिए कि पाकिस्तान ये भली भांति जानता था कि जम्मू एंड कश्मीर में इस समय अगर रेफरेंडम या प्लेबिसाइड या जनमत संग्रह हुआ तो पाकिस्तान ये जनमत संग्रह हार जाएगा, और इसीलिए पाकिस्तान ने कभी भी अपने फोर्सेस इस एरिया से नहीं निकाले। क्लियर? अब जब पाकिस्तान ने कभी नहीं निकाले तो इंडिया ने भी कभी नहीं हटाए। और याद रखिए यह कंटिन्यू रहा किस सन तक, किस ईयर तक? तो 1990s के दौर तक पाकिस्तान ने कभी यह लाइन नहीं कही कि पाकिस्तान अपने फोर्सेस हटाएगा। क्लियर? और 1990s के बाद से, और खासकर अगर मैं कहूं तो कारगिल वॉर के बाद से, पाकिस्तान ने अपने डायमेंशंस ही चेंज कर दिए। क्या कहना स्टार्ट करा? तो कहना यह स्टार्ट करा कि हम अपने जो ट्रूप्स हैं इस क्षेत्र से हटाएंगे, और चलिए करा लेते हैं जनमत संग्रह। और यहां काम की और जानने योग्य बात यह है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कि वास्तविकता में 1990s के और कारगिल वॉर के बाद से इंडिया कभी एग्री नहीं हुआ, और इंडिया वो जो पहले एग्री था, अब इंडिया ने डिसएग्री करना स्टार्ट करा दैट यहां पे किसी भी प्रकार का जनमत संग्रह इंडिया और पाकिस्तान को लेकर नहीं होगा। और इंडिया ने स्ट्रिक्टली ये बात पोज करना स्टार्ट करी, कहना स्टार्ट करा कि ये
यहां पर समझे, ये जो भाग बचा ये भारत के कंट्रोल में था और इस भाग को कहा गया पीओके। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन ब्रेक ना करें, अदरवाइज जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पार्ट। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एलओसी था ये बना लगभग 1950s के टाइम पे, 260। क्लियर? इसके बीच में बना। अब याद रखिए ये एलओसी की एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये एलओसी क्लियर नहीं था, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा, इस पार्ट को इंडिया, फाइन, यानी कि भारत इस भाग को क्या कहता है, तो इंडिया के अकॉर्डिंगली ये भाग है पीओके, और इसे भी इंडिया कहता है पीओके। अब याद रखिए इस पीओके का मतलब क्या है, इस पीओ का क्या मतलब है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारत का जम्मू एंड कश्मीर, जिसे इलीगल तौर पर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यह टर्म यूज करता है इंडिया। क्लियर? अब यहां ध्यान से समझिए, काम की बात यह है कि पाकिस्तान इसके लिए एक वर्ड यूज करता है, और पाकिस्तान ये जो वर्ड यूज करता है इसे पाकिस्तान कहता है तथाकथित तौर पर। याद रखिए इस वर्ड को ध्यान से मेंशन करिएगा, इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता इस शब्द को। भारत के अकॉर्डिंगली ये पूरा भाग है पीओके, और पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली ये है आजाद कश्मीर। और याद रखिए इस वर्ड को इंडिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता, और इंडिया सो कॉल्ड, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इज कॉल्ड सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता, भारत कहता है ये पूरा पीओके है, पाकिस्तान कहता है ये आजाद कश्मीर है। अब यहां पर आपके लिए जानने की बात यह है कि याद रखें ये जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्षेत्र आप देखेंगे इस क्षेत्र का जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, तो याद रखिए कि इस क्षेत्र से यानी कि सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के ये जो ऊपर वाला भाग है, क्लियर, यानी कि कौन सा पार्ट, तो मैं यहां स्मॉल साइज डायग्राम प्लॉट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है जम्मू एंड कश्मीर का। अब इस आजाद कश्मीर जो तथाकथित तौर पर है, इसका यानी कि पीओके का ये वाला जो क्षेत्र है, यहां ध्यान से देखिएगा, इस क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर आपको दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यहां आपको एक देखेगा क्षेत्र जिसे कहा जाता है गिलगिट, एंड एक और क्षेत्र मिलेगा जिसे कहा जाता है बाल्टिस्तान। क्लियर? तो आपको इस क्षेत्र में दो भाग दिखेंगे, एक को कहा जाता है गिलगिट और दूसरे को कहा जाता है बाल्टिस्तान। अब याद रखिए जो गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र ज्यादा पॉपुलेशन का नहीं है, अर्थात यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, और याद रखिए जनसंख्या के कम होने के कारण इस क्षेत्र को पाकिस्तान यूज करता है भारत के अगेंस्ट आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए। अर्थात यह क्षेत्र खाली है और इस खाली क्षेत्र का उपयोग करता है पाकिस्तान, किसके लिए, टेररिज्म के लिए, अर्थात पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। फाइन, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा टेरर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग सेंटर। क्लियर? तो आप पाएंगे कि पीओके के ऊपर वाले भाग में पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। अब यहां पर काम की बात यह है कि यह जो क्षेत्र है यह बिल्कुल समतल है, तो यहां के इस क्षेत्र को भारत की जो आर्मी है, जो सेना है, वो ठीक से ब्लॉक करके रखती है। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखें कि टेररिस्ट ट्रेनिंग यहां से लेता है, परंतु जब भारत में एंट्री की बात आती है तो यहां काम की बात यह है कि यह एंट्री लेता है नीचे वाले भाग से। क्लियर? अब ये नीचे वाले भाग से अर्थात इस क्षेत्र से एंट्री लेता है। अब यहां पर काम की बात यह है कि यहां से एंट्री क्यों ले पाता है, तो इसका मुख्य कारण है
कि इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है और इसे ही कहा जाता है नीचे वाले भाग को। अब मैं यहां से ये इस क्षेत्र के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो ये क्षेत्र बेसिकली किस प्रकार से डोमिनेट करता है, तो इस क्षेत्र से होकर गुजरती है झेलम रिवर। और याद रखिए ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी कश्मीर की वैली से यानी कि कश्मीर घाटी से, कश्मीर वैली से होकर गुजरती है। अब याद रखें होता यह है कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं इस क्षेत्र से, वो ट्रेनिंग लेने के बाद इस क्षेत्र से एंटर करते हैं और एंटर करने के लिए वो किसका यूज करते हैं? झेलम नदी का। क्लियर? और झेलम नदी कहां प्रवाहित होती है? कश्मीर वैली में। तो आप समझिएगा आप क्यों बार बार न्यूज में देखते हैं कि घाटी में फिर कोई घटना हुई, घाटी में फिर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने XYZ अटैक करा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है टेररिस्ट ट्रेनिंग यहां से लेगा, एंट्री नीचे से झेलम रिवर के द्वारा लेगा। और इसी का अगर मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट और बताऊं तो याद रखिए कि झेलम नदी के ऊपर भारत डैम बनाना चाहता है। झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है अर्थात सहायक नदी है किशनगंगा, और किशनगंगा के ऊपर डैम बनाकर भारत झेलम नदी के अंदर एक फ्लश अर्थात पानी की एक सफिशिएंट मात्रा मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करना चाहता है? क्योंकि जब झेलम नदी के अंदर जो है जल की मात्रा अधिक होती है तो यह काफी टफ हो जाता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है टेररिस्ट के लिए कि वो क्रॉस करके या रिवर के अगेंस्ट द स्ट्रीम जाकर प्रवेश कर पाए। आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में इस प्रकार से झेलम नदी का प्रवाह है। जस्ट अ सेकेंड, क्लियर। इस प्रकार से आप पाएंगे झेलम नदी का प्रवाह है और ये इस दिशा में जा रही है। ये इंडिया वाला भाग है और ये जो है वो पाकिस्तान वाला भाग है। अब याद रखिए पाकिस्तान से इंडिया अगर आना है झेलम के द्वारा तो यहां पे इसेंशियल ये हो जाता है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम चला जाए, और अगर भारत झेलम के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि जल की पर्याप्त मात्रा मेंटेन करता है तो इस कंडीशन पे पाकिस्तान से टेररिस्ट को इंडिया में आने से रोका जा सकता है। और इसीलिए भारत जो है वो किशनगंगा जो झेलम की सहायक नदी है उस पर डैम कंस्ट्रक्ट करता है। इसी के प्रकार जो है वूलर बैराज पर डैम कंस्ट्रक्ट होता है। क्लियर? तो हम इसे अभी देखेंगे भी किस प्रकार से नदियों का प्रवाह है। क्लियर? अब देखिए बड़ी समस्या यह है कि ये जो क्षेत्र है यहां से टेररिस्ट ट्रेनिंग लेकर इंडिया आ रहे हैं। अब इसे रोकने के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट, एक बहुत जरूरी आवश्यकता इंडिया के लिए यह है कि भारत जो है वो LOC को क्लियर करे। क्लियर? यानी कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि LOC का कौन सा भाग या कौन सा क्षेत्र किस एरिया में आता है। अब देखिए ध्यान से। क्लियर? अब इस चीज को समझने के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि LOC क्लियर क्यों नहीं थी, इसका मुख्य कारण क्या है। तो समझिएगा कि LOC क्लियर नहीं हो पाने का एक कारण था कि इंडिया पूरे क्षेत्र को अपना मान रहा था, और इंडिया के पूरे क्षेत्र को अपना मानने के कारण LOC पर कोई खास डिसीजन भी नहीं हो पा रहे थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये है कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बढ़िया मौका था 1971 में। क्लियर? अब इस 1971 में क्या हुआ था? तो इस समय बच्चों हुई थी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फाइन। अब यहां ध्यान से समझिएगा 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, और यहां पर काम की बात यह है, यहां पर सुपर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस युद्ध में इंडिया ने क्लीन स्वीप करा था किसे? पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ठीक से इंडिया ने डिफीट करा। अब यहां पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट यह थी कि भारत यह इंश्योर करे कि भारत पाकिस्तान के जो क्षेत्र ऑक्यूपाई हो रखे हैं उन क्षेत्रों से तभी पाकिस्तान के सोल्जर्स को, पाकिस्तान की आर्मी को जाने देगा। वास्तविकता यह थी 1971 में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने सरेंडर कराया था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर थे जगजीत सिंह अरोरा,
इन्होंने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश करा, जहां पे एक साथ 3 सेनाओं का सैल्यूटेशन रिसीव करा था जगजीत सिंह अरोरा ने। इस समय हुआ यह था कि इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत ने जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश के अंदर वॉर लड़ी थी, और ये जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, इसमें भारत के कंट्रीब्यूशन के कारण बांग्लादेश का एस्टेब्लिशमेंट हो पाया। और इस एस्टेब्लिशमेंट में जो ऑपरेशन चला था उसे लीड करा था जगजीत सिंह अरोरा ने, और एक साथ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों आर्मी का सैल्यूटेशन अर्थात सल्यूट रिसीव करा था अरोरा जी ने। और यह भी आप पाएंगे कि इस वॉर में जो पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स ने सरेंडर करा था, उस कंडीशन पे भारत को यह नेगोशिएशन करना था कि हम इस क्षेत्र को खाली कराएं। क्लियर? अब इस नेगोशिएशन में पाकिस्तान एक स्टेटमेंट कोट करता है, इंडिया यूज्ड टू विन द 1971 का वॉर इन द बैटलफील्ड बट वी लॉस्ट इन द टेबल। हम इस युद्ध को जमीनी स्तर पर जीत चुके थे, पर जब एग्रीमेंट साइन हुए तो उस समय हम टेबल पे कुछ मिस्टेक कर गए। अब ये क्या मिस्टेक थी? तो जहां भारत को ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान से मांग लेना था या हमें वापस ले लेना था, हमने मैक्सिमम क्या करा? तो हमने मैक्सिमम जो है वो एलओसी क्लियर करी। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम थी, एलओसी, इसे हमने मात्र क्लियर करा। क्लियर मतलब कहां कहां से ये लाइन होकर जाती है, इस एरिया को क्लियर करा। अब अगर हम ये काम भी ठीक से कर लेते तो शायद बेटर होता, परंतु एलएसी को क्लियर हमने कहां तक करा? तो अब यहां पर आपके जो है वो अटेंशन चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। इंडिया ने एलओसी को सिर्फ क्लियर करा, इंडिया ने एलओसी को मात्र क्लियर करा एक पॉइंट तक। अब वो कौन सा पॉइंट है? तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है NJ9842। क्लियर? ये एक पॉइंट है, और याद रखिए NJ9842 इस पॉइंट तक एलएसी क्लियर थी, और इसके बाद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस आता है। और ये प्लेस कौन सा है? तो इस एरिया के बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पर है एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। और क्या है वो ग्लेशियर? तो याद रखिए इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और यहां काम की बात यह है कि 1971 की वॉर जीतने के बाद हमने मैक्सिमम एलओसी क्लियर करा, और उसे भी कहां तक मात्र क्लियर कर पाए? NJ9842 तक। अर्थात इस पॉइंट के बाद सियाचिन कौन ओन करेगा, कौन से नेशन का ये पार्ट होगा, ये क्लियर नहीं था। क्लियर? अब यहां काम की बात यह है कि इंडिया के लिए यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर? अब ध्यान से देखें, NJ9842 इस पॉइंट के स्टैब्लिशमेंट का जो टाइम था ये 1971 था। क्लियर? अब इसके बाद होना यह था कि सियाचिन का डिसीजन जाना था। एक लाइन थी, अगर मैं कोट करना चाहूं तो 1971 के इस समय एक लाइन लिखी गई थी कि जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स बेसिकली NJ9842 तक क्लियर होंगी, और इसके बाद एक लाइन थी नदन अप टू द ग्लेशियर, यानी कि इस ग्लेशियर तक एक सीधी लाइन खींची जाएगी। अब ये सीधी लाइन कहां से जाएगी ये इस एग्रीमेंट में नहीं लिखा था। क्लियर? अब यही वो डायमेंशन था, यही वो एयर गैप था जहां इंडिया ने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विनिंग कंडीशन को लूज कर दिया। कैसे? तो आप समझिएगा कि ये जो सियाचिन वाला पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो सियाचिन वाला पार्ट है, ये सियाचिन हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो अब आप लोग आने वाले 5 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे एडजस्ट कर दूं जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए रीडेबल हो। अब यहां ध्यान से समझिएगा। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान से समझिए कि क्यों सियाचिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका रीजन सबसे बड़ा है बच्चों, ध्यान से देखें सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन क्या है।
इस एरिया में आता है सियाचिन। क्लियर? अब समझिएगा कि जो सियाचिन वाला भाग है, इसके सबसे पहला स्टेटमेंट है कि सियाचिन ग्लेशियर बेसिकली ईगल्स आई व्यू प्रोवाइड करता है, अर्थात यह हमें एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सियाचिन ग्लेशियर के सामने से एक साइड से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पीओके वाला भाग, और अगर आप दूसरे तरफ देखें तो आप पाएंगे कि आपको दिखेगा अक्साई चिन वाला पार्ट। क्लियर? अब अक्साई चिन और पीओके ये दोनों भाग आपको दिखाई देते हैं सियाचिन ग्लेशियर से, और साथ में याद रखिए कि अक्साई चिन वो पार्ट है जो बेसिकली ब्लॉक कर सकता है एक पास को, और कौन सा पास है? तो इस पास को कहा जाता है कारा कोराम पास। अब बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहां पर हम एक फ्रेश डायग्राम बनाएंगे और ध्यान से समझेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये है वापस से जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख वाला भाग। इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो भाग है ये है जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग। इसी प्रकार से मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं। इस लाइन को कहा जाता है, जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं, इस लाइन को कहते हैं एलओसी। क्लियर? इसी प्रकार से एक दूसरी लाइन है जिसे हम कहते हैं एलएसी। क्लियर? ये वाला जो पार्ट है आप पाएंगे कि इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये है पीओके। पीओके का अर्थ है पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात वो भाग जो इंडिया का है परंतु पाकिस्तान ने उसे अधिग्रहित कर रखा है। पाकिस्तान इसके लिए तथाकथित तौर पर एक वर्ड यूज करता है जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है, और हम इसे बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो लाइन है ये लाइन क्लियर है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इस पॉइंट को बेसिकली कहा जाता है NJ9842। क्लियर? मैं इसे मेंशन करता हूं इस प्लेस पे। क्लियर? इसे कहा जाता है बच्चों NJ9842। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर है बेसिकली कौन सा? तो इसे कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। दिस इज सियाचिन। अब ध्यान से देखें, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस सियाचिन ग्लेशियर से हमें दिखाई देते हैं दोनों क्षेत्र, अर्थात यहां से आपको देखने को मिलेगा एक पीओके, सेकेंडली आपको यहां से देखने को मिलेगा अक्साई चिन, और यह भी याद रखिएगा कि ये जो अक्साई चिन वाला पार्ट है ये वाला पार्ट चाइना के कंट्रोल में आता है, और ये वाला पार्ट जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है। और याद रखिए चाइना और पाकिस्तान इन दोनों से इंडिया की क्या है? राइवलरी है। अब यहां समझिएगा कि अक्साई चिन के लिए और कौन कौन से स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि अक्साई चिन जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है। क्लियर? इसके अलावा बैटलफील्ड का मतलब है युद्ध क्षेत्र है, वॉरफेयर एरिया है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे लिख देता हूं इधर। फाइन, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉरफेयर एरिया है। और यह भी याद रखिएगा कि यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्थात सबसे बड़ा थर्ड पोल है। अब ये थर्ड पोल क्या होता है? तो याद रखें कि वो सारे ग्लेशियर्स जो वास्तविकता में ना ही उत्तरी ध्रुव में आते हैं ना ही दक्षिणी ध्रुव में आते हैं, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अलावा कोई भी क्षेत्र जहां पर ग्लेशियर प्रेजेंट है तो उसे थर्ड पोल कहा जाता है। और याद रखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा थर्ड पोल अर्थात वो ग्लेशियर जो ना उत्तरी गोलार्ध में है ना दक्षिणी गोलार्ध में है, ना ही उत्तरी ध्रुव में है ना दक्षिणी ध्रुव में है, उस ग्लेशियर को कहा जाता है थर्ड पोल। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो ध्रुवों पर नहीं है वो है सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा काम की बात यह है कि ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी है, अर्थात सबसे लंबा ग्लेशियर भी है।
इसके अलावा जानने की बात यह भी है कि यहां से बहुत सारी नदियों का भी उद्गम होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा श्योक रिवर। क्लियर। और यह भी याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ग्लेशियर यूज होता है काराकोरम पास को ब्लॉक करने के लिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, काम की बात यह है, वास्तविकता में सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है इस प्रकार से एक ऐसे क्षेत्र में जहां से काराकोरम पास, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आप काराकोरम का पास देख पा रहे हैं, ये काराकोरम का पास ये काराकोरम का पास जो है वो चाइना को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर सकता है। क्लियर। तो याद रखिए, पाकिस्तान वास्तविकता में चाइना के साथ बॉर्डर नहीं बनाता, परंतु चूंकि ये दोनों क्षेत्र अलग अलग समय पर हमारे एनिमी नेशंस के पास चले गए, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती हुई दिखती है। अब याद रखिए, अगर भारत चाहता है कि आने वाले समय में सियाचिन और पीओके भारत के कंट्रोल में आए, तो इसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी कि जो काराकोरम पास है, इस पास को हमेशा इंडिया ब्लॉक करे। और इसी को ब्लॉक करने के लिए हमने सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करा, हमने सियाचिन ग्लेशियर को विन करा। और इंडिया ने ये सियाचिन ग्लेशियर को किस प्रकार से विन करा, तो याद रखें, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर। अब भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, अब इस ऑपरेशन का ईयर याद रखें, सियाचिन ग्लेशियर को विन करने के लिए 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया। और क्या था इस ऑपरेशन का नाम, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। क्लियर। और इस ऑपरेशन को लीड करा था वीर बहादुर सिंह बाना ने। और याद रखिए, इस ऑपरेशन में इंडिया ने बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरीके से विन करा। और जब इंडिया ने इसे विन करा, तो इस प्लेस पर जो पोस्ट बनी, उस पोस्ट का भी नाम इस ऑपरेशन को लीड करने वाले ऑफिसर के नाम पर रखा गया। इसे कहा गया बाना पोस्ट। क्लियर। तो बाना पोस्ट स्टैब्लिश हुई, बाना पोस्ट स्टैब्लिश हुई जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन मेघदूत। अर्थात क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यह है कि 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक टेम्पररी बॉर्डर बनी जिसे एलओसी कहा गया। एलओसी को क्लियर करने के लिए इंडिया ने 1971 के एग्रीमेंट को साइन करा, जहां पे यह मेंशन करा गया कि एलओसी क्लियर है। कहां तक, तो एक पॉइंट है जिसे कहा गया एनजे 9842। अब एनजे 9842 के ऊपर कहां पर बॉर्डर्स होंगी यह क्लियर नहीं था। इसे क्लियर करने के लिए 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन रन करा जिसे कहा गया ऑपरेशन मेघदूत। अब यहां काम की एक बात है बच्चों, समझिएगा कि इंडिया ने 1984 में यह ऑपरेशन रन क्यों करा था। तो वास्तविकता यह है कि 1984 के टाइम पर हमें यह इंफॉर्मेशन मिली थी आईबी से। और एक बात मैं आपको बताऊं, तो आईबी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यह काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था 1971 के टाइम पर। क्लियर। और इवन सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था 1961 के टाइम पर। क्यों क्रिटिसाइज हुआ था, तो इसका सबसे बड़ा कारण, और मैं आपको बताऊं तो रॉ का एस्टेब्लिशमेंट अर्थात रिसर्च एनालिसिस विंग भारत की, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों करा गया था, तो समझिएगा आईबी जो है वो फेल हो गया था 1961 में। अर्थात भारत तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान चाइना के जो फोर्सेस हैं वो चलते हुए भारत के तरफ आ रहे हैं। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बड़ी मिस्टेक थी। यथार्थता यह है, इंफॉर्मेशन दी गई थी, गवर्नमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट फिर भी अगर मैं आपसे कहूं तो एक बड़ा सा फेलियर यह रहा था कि आईबी ने इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई थी। अब जो आईबी का ये फेलियर था, इसके बाद ये बेस बना रॉ के लिए, रिसर्च एनालिसिस विंग के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और ये याद रखिएगा कि रॉ और आईबी इन दोनों की एक रिपोर्ट आई थी 1983 में। क्लियर। और इस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं ये ब्रिटेन के ब्लैक मार्केट से स्नो बूट बाय कर रहे हैं।
अब ये स्नो बूट किस लिए यूज होते हैं? तो ये स्नो बूट यूज होते हैं जब कोई आर्मी ऑपरेशन चलाती है ऐसे एरिया में जो परमाफ्रॉस्ट का हो। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जहां पर परमानेंट स्नो कवर हो। क्लियर? यानी कि वहां स्नो कवर काफी थिक होगा। तो इस प्रकार के एरिया में ऑपरेशन चलाने के लिए पाकिस्तान जो है वो स्नो बूट बाय कर रहा है। कहां से? ब्रिटेन के ब्लैक मार्केट से। और इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद इंडिया ने डेफिनेटली इस चीज को कंक्लूड करा था कि वास्तविकता में पाकिस्तान जो है वो अक्साई चीन वाले पार्ट से, या मैं कहूं सियाचिन वाले भाग से होते हुए पूरे ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। और इसीलिए भारत ने सरप्राइजिंगली और ये टाइम डिसाइड करा था कि पाकिस्तान जिस समय ये ऑपरेशन चलाएगा उसके कुछ ही टाइम पहले इंडिया ये ऑपरेशन चलाकर मेघदूत के द्वारा सियाचिन को विन करेगा और वहां ऊपर से वेलकम करेगा पाकिस्तान के फोर्सेस का। क्लियर? तो पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चलाया था। पाकिस्तान ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करा, परंतु यह बिल्कुल यथार्थता थी कि इंडिया ने ऑपरेशन चलाकर मेघदूत विन करा और विन करने के पश्चात नीचे देखा तो वहां से पाकिस्तान के सोल्जर्स आ रहे थे। क्लियर? तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर विन करा। विन करने के पश्चात हमने इस ग्लेशियर के माध्यम से हमेशा काराकोरम पास को अपने कंट्रोल में रखा है। क्लियर? अब यहां पर काम की बच्चों बात क्या है? द इसेंशियल थिंग विच यू हैव टू नो, आपको पता होनी चाहिए कि काराकोरम पास को ब्लॉक करना इंडिया के लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं था कि यह पास कनेक्ट कर रहा था पाकिस्तान को चाइना से, परंतु यह इसीलिए भी जरूरी था इंडिया के लिए क्योंकि अगर इस पास को ब्लॉक नहीं करा जाता तो आने वाले समय पर, खासकर आप अभी देख पाएंगे जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसका एक भाग निकल के पाकिस्तान भी जाता है जिसे सीपीईसी कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और याद रखिए ये जो सीपीईसी है ये प्रपोज्ड है कि ये काराकोरम से यहां से पास होगा। क्लियर? और इंडिया बहुत ही साइलेंटली स्माइल करता है। क्यों? बिकॉज इंडिया नोज के सियाचिन ग्लेशियर में हमारे ट्रूप्स पहले से इस चीज के लिए रेडी हैं टू ब्लॉक द काराकोरम पास एंड स्टॉप पाकिस्तान और चाइना टू मेक रोड इन दैट एरिया। इस क्षेत्र से रोड बनाने के लिए भारत ने पहले से अपनी रेडीनेस रख रखी है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो यह क्षेत्र बना बाना पोस्ट, यह क्षेत्र बना काराकोरम का ब्लॉकिंग पॉइंट। क्लियर? और अगर मैं आपसे कहूं बच्चों तो आपने शायद मूवीज में एक डायलॉग देखा होगा जहां एक मिलिट्री ऑफिसर जो है ये कोट करता है कि तुम ये जो चाय पी रहे हो, यू आर टेकिंग द टी, इस टी का कॉस्ट लाखों रुपए है इस ग्लेशियर पे। क्यों है? तो समझिएगा कि इस ग्लेशियर की जो ऊंचाई है ये ऊंचाई सबसे ज्यादा है, ये काफी ज्यादा हाइट पर है। क्लियर? और इस हाइट तक फूड एंश्योर करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। क्लियर? मतलब प्लेन से जो फूड है उसे रखा जाता है और फिर उसे ऊपर पहुंचाया जाता है। अब यहां पर काम की बात क्या है तो बहुत ध्यान से समझिए। वास्तविकता में था क्या, तो अब मैं यहां से एक रूपरेखा, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं नेक्स्ट डायमेंशन के लिए। बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यह क्षेत्र कौन सा है तो आई थिंक आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे ये वाला जो भाग है। जस्ट अ सेकेंड, हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। क्लियर? ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्र कौन सा है तो ध्यान से समझिएगा, ये क्षेत्र है वास्तविकता में कारगिल का। क्लियर? ये है कारगिल। क्लियर? आई थिंक आप सभी ने ये नाम पहले सुन रखा होगा, आप सभी सुनते होंगे इस क्षेत्र के बारे में कभी ना कभी कि ये क्षेत्र कौन सा है। तो ये वो क्षेत्र है बच्चों जहां पाकिस्तान ने एक समय पर अटैक करा था। क्लियर? यानी कि कारगिल वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रखा था। क्लियर? और यह युद्ध क्यों हुआ था तो अब यहां से ध्यान से समझिए
कि भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को विन करा, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर को जीता, और जीतने के पश्चात पाकिस्तान इस क्षेत्र को, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर को दोबारा जीतना चाहता था, इस क्षेत्र को दोबारा ऑक्यूपाई करना चाहता था। यथार्थता यह थी कि कारगिल का युद्ध जो है पाकिस्तान का यह ट्राई था कि ये सियाचिन ग्लेशियर को पुनः जीत ले। अब कैसे, तो ये ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं तो बाना पोस्ट पे, जस्ट अ सेकेंड, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं जो बाना पोस्ट वाला भाग है, इस भाग पे जो तापमान की कंडीशंस है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, यहां ये ह्यूमंस के रहने लायक नहीं है। यहां पर तापमान ठंड के समय -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जैसा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में होता है, ऐसी कंडीशंस होती हैं, इनह्यूमैनिक कंडीशंस होती हैं। क्लियर? तो भारत और पाकिस्तान ने मिलकर एक एमओयू साइन करा था। अब ये एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? अब ये एमओयू में क्या मेंशन था, तो याद रखिएगा, इस एमओयू में मेंशन था कि विंटर्स आने पे, यानी कि शीत ऋतु आने पर, यानी कि शीत ऋतु आने पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही सियाचिन ग्लेशियर के आसपास से अपने फोर्सेस को हटा लेंगे। यानी कि ना ही भारत ना ही पाकिस्तान, किसी के भी आर्म फोर्सेस, सशस्त्र बल इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, दोनों ही खाली करके चले जाएंगे। क्लियर? अब प्रॉब्लम यह थी, अब समझने लायक बात यह है कि सियाचिन ग्लेशियर से जब हमने अपनी फोर्सेस हटाई 1999 के विंटर्स में, 1999 के जो विंटर्स आए, उसमें जब भारत ने अपनी फोर्सेस हटाई तो पाकिस्तान ने अपने हिडन एजेंडा को सक्सेसफुली रन करने का प्रयास करा, जहां पाकिस्तान ने अटैक करा कारगिल नामक क्षेत्र में। क्लियर? और कारगिल पर अटैक करके पाकिस्तान करना क्या चाहता था, तो पाकिस्तान वास्तविकता में यहां से कनेक्टिविटी ब्रेक करके सियाचिन ग्लेशियर को विन करना चाहता था। क्लियर? अब मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, याद रखें, भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, अ ग्रेट लीडर, नाम था उनका अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में भारत ने ये जो सरप्राइजिंग इवेंट इंडिया के सामने आया था, यहां भारत ने क्विक एक्शन लेते हुए ना कि सिर्फ कारगिल पर फोकस करा, बल्कि भारत ने जो हॉविट्जर ले रखे थे, किससे? इजराइल से, उन हॉविट्जर्स का यूज करके और हमारे अपने आर्म फोर्सेस के वेपन्स का यूज करके इन्हें डायरेक्टली डिप्यूट करा आगे वाले क्षेत्र में। यानी कि वॉर चल रही थी कारगिल में, परंतु जो ट्रूप्स थे उन्हें छोड़ा गया कहां? आगे के क्षेत्र में। और यहां से उन्होंने डायरेक्टली चलना स्टार्ट करा, किसके तरफ? सियाचिन ग्लेशियर की ओर। और याद रखिए, पाकिस्तान का जो प्रयास था सियाचिन ग्लेशियर को विन करने का कारगिल के वॉर में, इसे जो है इजीली इंडिया ने फेल करा और अगेन विन करा सियाचिन ग्लेशियर। और वो दिन है, और आज तक कभी भी सियाचिन ग्लेशियर खाली नहीं रहा, अर्थात हमने ये एमओयू इस युद्ध के पश्चात जो है वो समाप्त कर दिया था। क्लियर? अब हमेशा भारतीय जो सोल्जर्स हैं वो बाना पोस्ट पर कंटिन्यू रहते हैं इवन ड्यूरिंग विंटर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर कंप्लीट, NJ9842 कंप्लीट, कारगिल कंप्लीट। अब यहां से देखिएगा, ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कश्मीर वैली, अर्थात कश्मीर की घाटी। ये जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है कश्मीर की घाटी। और याद रखिए, इस कश्मीर घाटी के अंदर से, या मैं कहूं इस कश्मीर की घाटी के बीच से एक नदी गुजरती है, जिस नदी को कहा जाता है झेलम नदी, जिसके बारे में हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था। अब ध्यान से देखिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? अब ध्यान से देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। यहां से जो नदी गुजरती है, ये नदी इस प्रकार से, ये झेलम नदी है। और याद रखिए, जो झेलम नदी है
ये कश्मीर वैली से जिस समय गुजरती है, ये पाथ देती है किसे? तो ये पाथ प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है वास्तविकता में आतंकवादियों को एंटर करने का। कैसे? तो अब समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कश्मीर वैली है, इसके अंदर से झेलम नदी का प्रवाह है, तो यहां पर काम की बात यह है कि कश्मीर वैली के अंदर ही आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से एक क्षेत्र जिसे कहा जाता है श्रीनगर। और याद रखिए, जो श्रीनगर है, ये जो क्षेत्र है, ये वास्तविकता में वैली के अंदर जो टेरर एक्टिविटी है, यानी कि आतंकवादी गतिविधियां हैं, इसका हॉटस्पॉट बन जाता है। और क्यों बन जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया दैट यहां से जो आतंकवादी हैं वो इजीली इस एरिया को क्रॉस करके झेलम नदी के माध्यम से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, ये कश्मीर वैली, श्रीनगर, झेलम, कारगिल। अब यहां पर एक क्षेत्र और आता है। कौन सा क्षेत्र है? काम की बात यह है कि आप पाएंगे कि झेलम नदी के ऊपर आपको यहां लेह से ऊपर कारगिल, और कारगिल से ऊपर यहां पर सियाचिन ग्लेशियर, और यहां एक पॉइंट देखने को मिलेगा। और ये सारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशंस हैं, ये सारी लोकेशंस एग्जाम में आपको n नंबर ऑफ टाइम देखने को मिलती हैं। तो यहां काम की चीज ये है कि इंडिया के जो पॉलिटिकल मैप है, उस मैप में इन लोकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन इसेंशियल हो जाती है। तो देखिए, हमने अभी यहां तक देखा कश्मीर वैली, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसी क्षेत्र को कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, इसी क्षेत्र को कहा जाता है कश्मीर वैली वाला भाग। इसी कश्मीर वैली वाले भाग से झेलम नदी निकलेगी, और इसके ऊपर आपको लेह दिखेगा, लेह के ऊपर कारगिल, कारगिल के ऊपर NJ 9842, और उसके ऊपर सियाचिन ग्लेशियर, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम पास। अब यहां पर याद रखें कि काराकोरम पास इसके अलावा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कहां पर इंपॉर्टेंट है? तो जब हम डेडिकेटली अक्साई चीन वाला पार्ट देखेंगे, तब हमें इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देखनी होगी। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात और भी है, और वो क्या है? तो याद रखें कि ये जो क्षेत्र आप पाएंगे, इसे कहा जाता है जम्मू। क्लियर? ये क्षेत्र है जम्मू वाला भाग। और याद रखें, ये जो जम्मू है, ये बिल्कुल शांत क्षेत्र है, यानी कि जम्मू में किसी भी प्रकार का कोई टेरर एक्टिविटी नहीं है। जम्मू शांत एरिया है। जम्मू से आप जाएंगे श्रीनगर की ओर, तब के केस में आपको आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हुई दिखेंगी। श्रीनगर में झेलम रिवर, झेलम से आप आगे जाएंगे तो लद्दाख पर, और लद्दाख से होते हुए आप कारगिल, कारगिल से इस पॉइंट, और इस पॉइंट से यहां, इस प्रकार से इस जर्नी को आप प्ले कर सकते हैं। क्लियर? अगर मैं लोकेट करना चाहूं तो जैसा कि हमने अभी देख रखा है, ये जो है वो गिलगिट तथा बाल्टिस्तान वाला पार्ट है, और ये जो है यहां से कश्मीर के अंदर टेररिस्ट की एंट्री होती है। क्लियर? तो हमने अभी तक इसका ब्रॉडर सेंस में इस मैपिंग को देखा है। क्लियर? अब अगर हम चाहें तो इसे एक तरीके से और भी देख सकते हैं। अगर मैं आपके सामने प्लॉट करना चाहूं तो जम्मू एंड कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखें, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेस के बारे में आपको बताने वाला हूं। क्लियर? अब देखें, ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आप पाएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको यहां देखने को मिलेगी एक पर्वत श्रेणी जिसे कहा जाता है काराकोरम रेंज। अब याद रखिए, ये जो काराकोरम है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी कि ये वृहद हिमालय या मेन हिमालय में नहीं आती, ये वास्तविकता में पार्ट है किसका? ट्रांस हिमालय का। इसके नीचे आएंगे तो आप पाएंगे कि एक और दूसरी पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है लद्दाख। क्लियर? लद्दाख से नीचे आएंगे तो आपको यहां एक और पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है जास्कर। क्लियर?
और यहां आप पाएंगे कि यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है पीर पंजाल। क्लियर? तो अगर मैं नेमिंग करना चाहूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि यह पर्वत श्रेणी है, इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है काराकोरम। इसे कहा जाता है लद्दाख। और इसे कहा जाता है जास्कर। और इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है पीर पंजाल। क्लियर? तो लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये पर्वत श्रेणियां हैं। अब यहां काम की बात क्या है? तो जानने योग्य चीज है बच्चों कि यहां से एक और नदी का प्रवाह होता है, जैसा कि अभी हमने देख रखा था। इस क्षेत्र से इस प्रकार से झेलम नदी जो है वो जाती है किस ओर? पाकिस्तान की ओर। क्लियर? अब यहां जानने योग्य बात है कि यहां पर जो झेलम नदी है ये विसर्पण करती है, मिएंडरिंग करती है। और इसके विसर्पण का कारण क्या है? तो याद रखिए, कश्मीर वैली के अंदर बहुत ही कम स्लोप है, ढाल बहुत कम है, इसलिए नदियां यहां पर क्या करती हैं? मिएंडर करती हैं। क्लियर? अब यह भी याद रखें कि इसी के मिएंडरिंग के कारण, इसी के विसर्पण के कारण यहां पर एक झील का भी निर्माण होता है जिसे वूलर झील कहा जाता है। क्लियर? यहीं पर आपको जो है मिलेगा एक प्लेस जिसे कहा जाता है श्रीनगर। क्लियर? तो यहां पर आपको श्रीनगर भी देखने को मिलेगा जैसा कि हमने अभी देखा। क्लियर? और यहां आपको मिलेगा जम्मू वाला भाग। जम्मू, ये श्रीनगर, और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है कश्मीर वैली, अर्थात कश्मीर की घाटी। क्लियर? अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम और करूं तो आप बच्चों पाएंगे कि इस क्षेत्र में यहां से एक और नदी का प्रवाह होता है। अब ध्यान से देखिए फिर से, ये जो नदी है इसे कहा जाता है सिंधु नदी। और सिंधु नदी इस प्रकार से चलते हुए जाती है। क्लियर? और ये जो नदी है इसके लिए, जस्ट अ सेकेंड, हम इसकी नेमिंग कर दें, इसे कहा जाता है सिंधु। और याद रखिए, जो सिंधु नदी है इसी के किनारे आपको देखने को मिलता है एक क्षेत्र, एक कैपिटल जिसे कहा जाता है लेह। क्लियर? तो याद रखें, जो लेह है ये किस नदी के अंदर आता है? तो लेह वाला भाग जो है वो आता है झेलम नदी के किनारे। क्लियर? और ये भी याद रखें कि झेलम नदी, सॉरी, सिंधु नदी पाकिस्तान में पीओके के क्षेत्र से प्रवेश कर जाती है। क्लियर? अब अगर मैं यहां कुछ पास अर्थात कुछ दर्रे बनाना चाहूं तो यहां आप देख पाएंगे कि एक दर्रा है यहां जिसे पीर पंजाल का दर्रा कहते हैं, एक दर्रा इस स्थान पर है जिसे बनिहाल का दर्रा कहते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से आप पाएंगे कि काराकोरम जो श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा काराकोरम पास, जो हमने अभी पहले देखा। इसके अलावा यहां पर जो लोकेशंस थी हम उन्हें फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखिए, यहां आपको देखने को मिला था, जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली देखा, यह है सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड बच्चों, इसे कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा आप पाएंगे कि यहां पर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा। ये पॉइंट कौन सा है? तो आप सभी को अब याद आ रहा होगा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था और ये काफी फेमस है। इसे कहा जाता है NJ 9842। इसके अलावा हमने एक और प्लेस जो है वो मार्क करा था, शायद आप सभी को ध्यान हो, हमने यहाँ पर लद्दाख के कैपिटल के ऊपर यहाँ कारगिल को भी प्लॉट करा था। अभी स्पेस नहीं है इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट ये याद रखें कि ये जो रेंजेस हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये रेंजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया का जियोपॉलिटिकल डायमेंशन।
अब ध्यान से देखें, इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां आपको देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको देखने को मिलेगा चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड प्लेस, और यहां आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमारा ये वाला भाग जो है वो भारत से अलग होता है। क्लियर? तो ये है बेसिकली जियोपॉलिटिकल कम ज्योग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है ये कंप्लीट होता है। चलिए, इसी प्रकार से हम एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।